Good morning everyone. So today we are going to learn about the chapter Money and Credit. अब आप हिस्ट्री से देख के अभी तक प्रेजेंट ज़माने को भी देखोगे तो ये पैसा जो फैक्टर है सभी चीज़ का जड़ है। सो इसको समझना ज़रूरी है कि ये कहाँ से शुरू हुआ, वाई इज़ इट रिक्वायर्ड और इसका हमारी सोसाइटी में क्या रोल है, ये इकोनॉमिक्स में कैसे रोल प्ले करता है, किसी भी नेशन को चलाने में, रेगुलेट करने में, डेवलप करने में इसका क्या रोल है। आप कई बार सुनते होंगे डॉलर के $1 इज इक्वल्स टू 70 रुपीज़, 80 रुपीज़। तो ये सब फ्लक्चुएशन कैसे होता है, क्यों होता है, ये तो खैर अभी आप नहीं सीखोगे जूनियर क्लासेस में। आप इकोनॉमिक्स में 11th-12th में भी यू विल बी एबल टू लर्न अबाउट इट। बट हाँ, पहले अगर आप प्राइमरी चीज़ समझ जाओगे कि पैसा का क्या ज़रूरत है, क्यों इसका इस्तेमाल किया जाता है, कैसे लोन्स क्रेडिट दिया जाता है, किसको लोन्स दिया जाता है, क्या सोच के लोन की फैसिलिटीज दी जाती है, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में समझेंगे। मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई ट्रांजैक्शंस आर मेड इन मनी? A person holding money can easily exchange it for any commodity or service that he or she might want. Thus, everyone prefers to receive payment in money and then exchange the money for things that they want. हम लोग ने कभी सोचा है कि पैसा का जरूरत क्यों है? क्यों हम कोई भी चीज खरीदने के लिए या बेचने के लिए मनी एज अ मीडियम को यूज करते हैं फॉर एक्सचेंजिंग गुड्स? पैसा इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि एक बहुत ही आसान मीडियम है फॉर एक्सचेंज ऑफ थिंग्स। मुझे कोई सामान खरीदना है तो मैं क्या करूंगा कि आई जस्ट गो एंड सिंपली पे दी मनी। ये एक कन्वीनियंट सोर्स है। उस आदमी के लिए भी उस पैसे को एक्सेप्ट करना बहुत आसान है क्योंकि फिर वो उस पैसे से अपनी रिक्वायरमेंट की चीज कहीं से भी आसानी से ले सकेगा। He will not be dependent on me to return the favor. जैसे मैं उससे कुछ ले रहा हूँ तो in favor I'll also have to give him something. अगर वो पैसा नहीं है तो वो उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से मुझे चीज़ देनी होगी। तो ये दोनों मैच करना बहुत ही डिफिकल्ट है। That is why we use money as a medium of exchange because it is a very easy and convenient way of exchange. Now फार्मर है, अब उसे एक ट्रैक्टर खरीदना है। सो वो क्या करेगा? He will go to the showroom and simply pay the money, and for that exchange he will receive the tractor. What would happen if the shoe manufacturer had to directly exchange shoes for wheat without the use of money? He would have to look for a wheat growing farmer who not only wants to sell wheat but also wants to buy the shoes in exchange. That is, both parties have to agree to sell and buy each other commodities. This is known as double coincidence of wants. अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक शू मेकर है, वो जूता बनाता है और उसे वीट चाहिए, ठीक है, खाने के लिए उसे दाल रोटी सब्जी जैसे होता है तो उसे वीट चाहिए। अब उसे क्या करना होगा? उसे एक ऐसे आदमी को खोजना होगा, एक ऐसे फार्मर को खोजना होगा जो अपना वीट बेचना चाहता है और बदले में शूज खरीदना भी चाहता है, तभी ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो पाएगा। ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे फार्मर्स हो जो वीट बेचना चाहते हो मगर शूज खरीदना नहीं चाहते। सो इन दैट केस इस एक्सचेंज को करना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर हम मनी को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज नहीं करते हैं तो ये एक्सचेंज कराना या ऐसे कोइंसिडेंस को खोजना इट वुड बी अ डिफिकल्ट टास्क, जहां पे एक फार्मर हो जो वीट भी बेचना चाहता हो और बदले में जूता भी खरीदना चाहता हो। अब ये भी हो सकता है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में कि ये फार्मर ज्यादा से ज्यादा कितना जूता खरीदा है, एक पेयर ऑफ शूज, 1 पेयर, 2 पेयर ऑफ शूज, नॉट मोर देन दैट, उसका तो वही रिक्वायरमेंट है। मगर जो राइस खरीदना चाहता है, जो शू मेकर है, वो राइस या वीट खरीदना चाहता है, उसे तो ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए। सो इस बैलेंस को क्रिएट करना, इस नीड एंड वांट को एकम्प्लिश करना एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। और इस तरह के इंसिडेंट्स को हम बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, जहाँ पे दोनों पार्टी तैयार है अपने सामान को बेचने के लिए और दूसरे से उसका सामान खरीदने के लिए।
दैट इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स इज टेकिंग प्लेस। यहाँ मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज हम यूज नहीं करते। तो इस डिफिकल्टी को ओवरकम करने के लिए टू हैव अ सिंपल मोड ऑफ एक्सचेंज वी यूज मनी एज अ मोड ऑफ ट्रांजैक्शन। In a barter system where goods are directly exchanged without the use of money, double coincidence of want is an essential feature. Money acts as an intermediate in the exchange process. It is called a medium of exchange. तो बार्टर सिस्टम के बारे में आपने सुना होगा, जो कि पुराने ज़माने में होता था। लोग क्या करते थे, गाय, बैल, बकरी, भेड़, इन सबको एक्सचेंज करते थे सामान खरीदने के लिए। या फिर धीरे धीरे जब राजा महाराजा हुए तो उन्होंने अपने अपने नाम पे गोल्ड कॉइन्स या सिल्वर कॉइन्स या कुछ पैसा इंट्रोड्यूस किया था। मगर पुराने ज़माने में जब बार्टर सिस्टम होता था तब वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड मटेरियल्स डायरेक्टली होता था, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस हो जाता था। अब हम क्या करते हैं, मनी यूज करते हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिससे कि वो एक इंटरमीडिएटरी की जैसे काम कर रहा है, जहाँ पे एक्सचेंज करना सामान का काफ़ी आसान हो जाता है। उसको ये डिपेंडेंसी नहीं रहता है कि मुझे वैसा ही कस्टमर खोजना होगा जो अपना सामान मुझे बेचना चाहे एंड इज रेडी टू बाय माय गुड्स आल्सो। तो ये जो इंटरमीडिएटरी स्टेज है वो मनी को यूज करके या करेंसी को यूज करके हम एलिमिनेट करते हैं। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। Before the introduction of coins, variety of objects were used as money. Example, grains and coins. Currency, modern form of money, paper notes and coins. Modern currency is not made up of precious metals such as gold, silver and copper. It is accepted as a medium of exchange because the currency is authorized by the government of the country. पुराने ज़माने में क्या होता था, लोग चावल, धान या फिर कॉइन्स को यूज करते थे एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मगर यहाँ पे जो कॉइन्स भी होता था दे वर जनरली मेड अप ऑफ प्रीशियस मेटल्स, गोल्ड सिल्वर का बना रहता था, एंड दैट इज हाउ दे यूज्ड टू एक्सचेंज मटेरियल्स। मगर मॉडर्न फॉर्म ऑफ जो मनी है दोज आर सिंपल पेपर नोट्स और कॉइन्स व्हिच आर नॉट प्रीशियस मेटल्स, और ये इसलिए यूज हो पाता है फ्रीली और विद फुल कॉन्फिडेंस बिकॉज इसको गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री ऑथराइज करती है। गवर्नमेंट सेज कि दे टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस पेपर नोट। अगर कोई भी ये पेपर नोट एक्सेप्ट नहीं करेगा तो गवर्नमेंट इसको एक्सेप्ट करेगी, इस वैल्यू को एक्सेप्ट करेगी। सिंस इट इज बीइंग ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री, दैट इज व्हाई ये सिंपल कागज होने के बाद भी इतना इंपॉर्टेंस रखता है एंड लोग इसको बेहिचक आराम से यूज करते हैं। अब ये एक 500 का नोट जो है ये एक्चुअली 500 वैल्यू का है, ये तो सिर्फ एक कागज का बना हुआ है, फिर इसका वैल्यू 500 कैसे हो सकता है? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या उस पर्टिकुलर कंट्री की गवर्नमेंट इसको ऑथराइज कर रही है कि इसका वैल्यू 500 होगा। हर कोई इंसान इसे इसी नोटेशन में देखेगा और एक्सचेंज करेगा। इसका वैल्यू 500 फिक्स्ड है, इसको आप बार्गेन नहीं कर सकते, नहीं कि भाई इस कागज के टुकड़े के लिए मैं को 200 रुपया का वैल्यू मानूंगा या 600 मानूंगा। दिस हैज अ फिक्स्ड वैल्यू एंड व्हिच इज बीइंग ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री। इन इंडिया द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इश्यूज करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो हमारे कंट्री में, इंडिया में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो इशू करता है कोई भी करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। एज पर इंडियन लॉ नो अदर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन इज अलाउड टू इशू करेंसी। नो इंडिविजुअल इन इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज द पेमेंट मेड इन रुपीज, हेंस द रुपी इज वाइडली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हमारे कंट्री में कोई भी दूसरा इंडिविजुअल या कोई भी इंसान या कॉर्पोरेशन या इंस्टीट्यूशन इस तरह के करेंसी नोट्स को पब्लिश नहीं कर सकता है, ना ही सर्कुलेट कर सकता है। इट इज इलीगल। ये सिर्फ और सिर्फ इशू होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा और उसी को ऑथराइजेशन मिलेगा फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट। हमारे कंट्री में कोई भी इंसान जो नोट्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इशू हो रहा है उसको एक्सेप्ट करने से मना भी नहीं कर सकता। ये लीगली फॉरबिडन है, इसके अगेंस्ट में आप केस कर सकते हैं जिसके ऊपर एक्शन भी लिया जाएगा। सो इट इज बीइंग वाइडली एक्सेप्टेड बिकॉज
हर इंसान इसको लीगली एक्सेप्ट करने के लिए बॉन्डेड है, उसको एक्सेप्ट करना ही करना पड़ेगा इस वैल्यू नोट को। डिपॉजिट विद बैंक्स, the other form in which people hold money is as deposits with bank. At a point of time, people need only some currency for their day-to-day needs. Rest money they deposit it with the banks by opening a bank account in their name. अब ये दूसरा फॉर्म ऑफ करेंसी होल्डिंग हम देख रहे हैं। एक तो था रुपीज या कॉइन्स, दूसरा डिपॉजिट्स विद द बैंक्स। अब डेली लाइफ या डेली रूटीन या डेली कामकाज के लिए हमें बहुत ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत पैसा चाहिए और जिसको सर्कुलेट करना इंपॉर्टेंट है। ब्रेड खरीदना है, दूध खरीदना है, अंडा खरीदना है, पेट्रोल बनाना है, तो ये सब के लिए यू डोंट नीड लैक्स एंड लैक्स ऑफ मनी एवरी डे। तो लोग क्या करते हैं, दे ओपन अ अकाउंट विद द बैंक, जहाँ पे जो एक्स्ट्रा पैसा है जो उनको डेली लाइफ अफेयर्स के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, दे गो एंड डिपॉजिट दैट मनी in their respective bank accounts. Bank accept the deposits and also pay an amount as interest on the deposits. People also have the provision to withdraw the money as and when they require. Since the deposits in the bank account can be withdrawn on demand, these deposits are called demand deposits. जो पैसा हम बैंक पे जमा करते हैं, बैंक उसके बदले में हमें उस पर कुछ इंटरेस्ट भी देता है। और यहाँ पे ये भी फैसिलिटी होती है कि जब आपको पैसे की ज़रूरत हो, आप अपने हिसाब से कुछ भी अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं जो आपके अकाउंट में है। ऑब्वियसली उतना पैसा आपके अकाउंट में होना चाहिए, तो एज पर योर कन्वीनियंस यू कैन विड्रॉ दैट पर्टिकुलर अमाउंट फ्रॉम योर बैंक अकाउंट। तो बैंक आपको इंटरेस्ट भी दे रहा है और ये भी फैसिलिटी दे रहा है कि आप जब भी डिमांड करोगे तो बैंक आपको उसके बदले में पैसा दे देगा जो आपने डिपॉजिट किया। That is why it is also known as demand deposits. कहने का मतलब है कि हम डिपॉजिट तो कर रहे हैं, मगर जब भी हम डिमांड करेंगे तो हमें वो पैसा वापस भी मिलेगा। Demand deposit offers another interesting facility. Payment can be made using checks instead of cash. अब डिमांड डिपॉजिट में एक और फैसिलिटी हमें प्रोवाइड किया जाता है कि हमें पैसा कैश में ही लेना जरूरी नहीं है। We can also ask for the check. एक चेक हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। मुझे किसी को पेमेंट करना है तो ये जरूरी नहीं है कि मैं उतना कैश विड्रॉ करूं और उस आदमी को जाके कैश दूं। इंस्टेड व्हाट आई कैन डू इज आई कैन राइट अ चेक ऑन बिहाफ ऑफ ऑन द नेम ऑफ दैट पर्सन। मैं बैंक से विड्रॉ करके वो चेक निकाल के उस आदमी को दे सकता हूँ। वो आदमी उस चेक को बैंक में लेके जाएगा और वहाँ से कैश विड्रॉ कर सकता है एज पर हिज रिक्वायरमेंट। तो मेरे लिए ये आसान हो गया कि आई नीड नॉट कैरी दैट कैश, क्योंकि जब आप अपने पास कैश होल्ड करते हो तो उसके साथ कुछ रिस्क भी होता है कि वो चोरी हो सकता है, वो गिर सकता है, खराब हो सकता है, डैमेज हो सकता है। मगर जब आपके पास चेक है तो यू आर सिक्योर्ड फ्रॉम ऑल दीज थेफ्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स या डैमेज रिलेटेड प्रॉब्लम्स। फॉर पेमेंट थ्रू अ चेक, the payer who has an account with the bank makes out a check for a specific amount. A check is a paper instructing the bank to pay a specific amount from the person's account to the person in whose name the check has been issued. अब ये चेक होता क्या है? ये एक तरह का इंफॉर्मेशन है, मतलब ये बैंक इशू करता है एक चेक बुक आपको देता है डिपॉजिटर को। जैसे मैंने अपना बैंक अकाउंट खोला है तो बैंक मुझे ये फैसिलिटी दे रहा है, ये पेपर दे रहा है विच इज कॉल्ड चेक। मुझे अगर किसी को चेक देना है तो मैं एक फिक्स्ड अमाउंट यहाँ पे लिखूंगा कि मुझे उस आदमी को कितना अमाउंट देना है और उस कंसर्न आदमी का नाम भी यहाँ पे लिखूंगा कि जिसको मुझे ये पैसा देना है। तो उसके नाम पे मैं ये चेक इशू कर दूंगा और बैंक को ये इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा कि अगर कोई भी आदमी ये चेक लेके आता है तो उस आदमी को जो फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ अमाउंट लिखा हुआ है वो काइंडली पे कर दिया जाए मेरे अकाउंट से। दिस इज अ काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द डिपॉजिटर टू द बैंक। सो ये कन्वीनियंट मोड हो गया। लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स। Banks use the major portion of the deposit to extend loans. There is a huge demand for loans for various economic activities. Banks make use of the deposits to meet the loan requirement of the people. In this way, banks mediate
between those who have surplus funds, that is the depositors, and those who are in need of the funds, that is the borrower. Banks charge higher interest rate on loans than what they offer on deposits. अब बैंक्स इन पैसों का करती क्या है? जो पैसा हम या हमारे जैसे लाखों लोग बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं और उसके ऊपर बैंक हमें इंटरेस्ट भी दे रही है, तो ये इंटरेस्ट और खर्चा बैंक कहाँ से निकालेगा? कैसे वो इस पैसे को यूटिलाइज कर रहा है? हमारे नेशन में या किसी भी इकोनॉमी में इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पैसों की ज़रूरत होती है ताकि वो अपना नया काम शुरू कर सके या अपने बिजनेस को एक्सटेंड कर सके, नया सेटअप क्रिएट कर सके। फॉर दैट दे नीड मनी। तो वैसे लोग, उनको हम बॉरोवर कहते हैं, वो बैंक्स को अप्रोच करते हैं, दे अप्रोच दी बैंक्स, और बैंक के पास जाके वो उस सरप्लस अमाउंट को एज अ लोन मांगते हैं कि बैंक प्लीज मुझे कुछ पैसा चाहिए, वो मुझे काइंडली दिया जाए। एंड दे गारंटी कि मैं लेटर ऑन गिवन स्टिपुलेटेड टाइम में वो पैसा रिटर्न कर दूंगा विद द स्पेसिफिक इंटरेस्ट। तो बैंक क्या कर रहा है? बॉरोवर से पैसा ले रहा है और उसको बदले में कुछ इंटरेस्ट दे रहा है, से 4% का इंटरेस्ट दे रहा है। अब बैंक इनको लोन दे रहा है और इनसे चार्ज करेगा 12% इंटरेस्ट। तो बैंक को नेट 8% का प्रॉफिट हो गया, क्योंकि बॉरोवर डिपॉजिटर ने अपना पैसा जो जमा किया, ऐसे हजारों लाखों लोग हैं जो अपना पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, बैंक को उन्हें मात्र 4% इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। बैंक ज्यादातर उनके पास जो भी पैसा डिपॉजिट हुआ, वो बहुत सारे बॉरोवर्स जो इनको पैसे की जरूरत है टू ग्रो अप देयर बिजनेस, उनको वो पैसा उधार में देती है, जिसके बदले में बैंक उनसे इंटरेस्ट चार्ज करता है। और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट इज मोर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट द बैंक इज पेइंग टू इट्स डिपॉजिटर। और इस इंटरेस्ट से जो प्रॉफिट बनता है, दैट इज बीइंग यूज्ड बाय द बैंक टू पे टू इट्स स्टाफ मेंबर्स या उनका अपना एक्सपेंडिचर्स निकालने के लिए वो यूज करते हैं। सो दिस इज हाउ अ बैंक वर्क्स, कि उनके पास जो भी पैसा आएगा वो बोरोवर्स को दे देते हैं, उनसे ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं एंड दे पे लेस इंटरेस्ट टू द डिपॉजिटर्स। सो दिस इज द वर्किंग नेचर ऑफ अ बैंक। तो यहाँ पे डिपॉजिटर्स डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में, फिर लोग उधार ले रहे हैं, जिन्होंने उधार लिया है वो पैसा चुकाएंगे अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। पैसा जब कोई आदमी विड्रॉ करेगा तो उनको साथ में इंटरेस्ट भी मिलेगा। अब बैंक के पास प्रॉब्लम तब होता है जब ये बोरोवर्स जो पैसा बोरो कर रहे हैं वो डिफॉल्टर हो जाते हैं, वो पैसा अपना वापस नहीं चुकाते। दैट इज द टाइम व्हेन बैंक फेसेस ह्यूज लॉसेस। अभी रिसेंटली 2018 में इस तरह के बहुत सारे हमने केसेस सुना। किंगफिशर एयरलाइंस का हमने सुना, विजय माल्या के बारे में सुना, नीरव मोदी, गीतांजलि ज्वेलर्स के बारे में हमने सुना। इन्होंने बैंक से लाखों करोड़ रुपया, अरबों रुपया, 10,000 करोड़, 5,000 करोड़ रुपीस लोन पे लिया था और उन्होंने बैंक को वापस पे नहीं किया एंड दे लेफ्ट द कंट्री। तो इसकी वजह से गवर्नमेंट को या बैंक को काफी लॉस फेस करना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ लोन लेते हैं और जब ये पेमेंट नहीं करते हैं तो बैंक को काफी लॉस होता है। इसी लॉस से बचने के लिए बैंक क्या करती है कि जब भी वो इनको लोन देगी तो उसके बदले में वो उनसे कुछ कोलैटरल्स लेगी। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय दीस कोलैटरल्स? लेट अस अंडरस्टैंड। उन कोलैटरल्स को समझने से पहले हम लोग दो डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस को समझ रहे हैं। A large number of transactions in our day-to-day activities involve credit in some form or the other. Credit means loan, refer to an agreement in which the lender supplies the borrower with money, goods or services in return for the promise of future payment. तो लोन होता क्या है? क्रेडिट का मतलब क्या हुआ? किसी को कोई भी चीज उधार में देना, या तो प्रोडक्ट देना, गुड्स देना, सर्विसेज देना या फिर पैसा ही देना, इस एश्योरिटी के साथ कि जिसने वो सर्विसेज या गुड्स या पैसा लिया है
वो प्रॉमिस करता है कि नियर फ्यूचर ही इज गोइंग टू रीपे मी। तो ये एक ट्रस्ट के साथ हम किसी को गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे हैं, दैट सिचुएशन इज नोन एज क्रेडिट। अब इन सिचुएशंस को हम लोग दो अलग अलग सिचुएशंस को देखते हुए समझते हैं। फर्स्ट क्रेडिट सिचुएशन, फेस्टिवल सीजन है। फेस्टिवल सीजन होने की वजह से शू मेकर को बहुत ज्यादा डिमांड आया शूज बनाने का। He got an offer कि भैया मुझे 1000 शूज, न्यू पेयर्स ऑफ शूज चाहिए, क्योंकि अभी बहुत सारे कस्टमर्स आएंगे, दुर्गा पूजा है, दिवाली है, सबको नए शूज खरीदने हैं। So he got a demand of 1000 शूज। अब शू मेकर के पास इतने पैसे थे नहीं कि वो 1000 शूज बनाने के लिए रॉ मटेरियल भी खरीद सके। उसको रिक्वायरमेंट होगा पैसा का, क्योंकि इतने सारे शूज बनाने के लिए उसके पास सफिशिएंट पैसा या कैपिटल नहीं है। सो अब इसे जो पैसे की रिक्वायरमेंट हुई, उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ही अप्रोचेज अ बैंक। वो बैंक के पास जाता है और बैंक से पैसा बोरो करता है, लोन लेता है या फिर क्रेडिट में लेता है, जिसके हेल्प से वो 1000 शूज का जो डिमांड था वो पूरा बना के उसे फुलफिल करता है, जिससे उसे पैसा मिलता है। ये जो शूज उन्होंने उसने बनाया उससे he will earn some money। ये 1000 शूज उसने जो बनाया, so he gets some money, और उस पैसा को जो उसने बेच के कमाया he returns it back to the bank, है ना। तो इससे इस बैंक से इसने कुछ पैसा उधार में लिया, उसने 1000 शूज बनाया, उसको हायर कॉस्ट में बेचा। बेचने के बाद उसके पास जो एक्स्ट्रा पैसा आया या जितना भी पैसा आया, उसमें से जो भी पैसा बैंक का लोन का था he repays it along with the interest, और बचा हुआ पैसा इसका प्रॉफिट है। Now let us look at the second situation. There is a farmer। यहाँ पे क्या होता है, उसे पैसे की जरूरत पड़ी, फार्मिंग का सीजन है, खेती बाड़ी करने का सीजन है, उसे बीज के लिए, पानी के लिए, मोटर के लिए, ट्रैक्टर के लिए, अलग अलग फैसिलिटीज के लिए पैसा चाहिए। She approaches a जमींदार, एक जमींदार के पास जाती है, उससे पैसे उधार लेती है। और वो मेहनत करती है, खेती बाड़ी करती है, मगर अनफॉर्चुनेटली बारिश ठीक से नहीं होती है, जिसकी वजह से उसका क्रॉप फेल कर जाता है, या फिर कीड़े लग जाते हैं और उसका क्रॉप फेल कर जाता है। नाउ शी डज नॉट हैव क्रॉप टू सेल, एंड उसने ऑलरेडी उधार भी ले रखा है। इसने उधार ले रखा है, वो अपना क्रॉप बेच भी नहीं पा रही है, उधार भी ले रखी है, इसलिए वो अपना उधार मनी लेंडर को या फिर जमींदार को चुका भी नहीं पाएगी, और इसके वजह से शी गेट्स इनटू ट्रबल। फर्स्ट केस में क्या हुआ, उस शू मेकर ने, सिचुएशन अच्छा था, फेस्टिवल सीजन था, उसने पैसे उधार में लिए बैंक से, शूज बनाया, उसे उसके बदले पैसा भी मिल गया, सब कुछ अच्छे से गया, इसलिए उसने पैसा बनाया। मगर दूसरे सिचुएशन में हम देख रहे हैं कि इसने भी लोन लिया, एक लोकल मनी लेंडर से पैसा उधार लिया, मेहनत की, काम किया, मगर इसका क्रॉप फेल हो गया, जिसके वजह से एक तो जो उसने उधार लिया था वो भी नहीं चुका पाया, और दूसरा वो अपने घर वालों को भी नहीं संभाल पा रही है, और जो कुछ थोड़ा बहुत जमीन जायदाद इसके पास था वो भी उसे इस मनी लेंडर को बेचना पड़ेगा ताकि उसका लोन पूरा क्लियर हो सके। Credit in this case pushes the borrower into a situation from which recovery is very painful। तो सेकंड सिचुएशन में हम देख रहे हैं कि ये और मुसीबत में फंस गए उधार लेके। पहला सिचुएशन में उसे फायदा हुआ, बस सेकंड सिचुएशन में when things went wrong तो वो और मुसीबत में उल्टा फंस गई, उसे अपना बचा कुचा जमीन जायदाद भी मनी लेंडर को बेचना पड़ेगा। टर्म्स ऑफ क्रेडिट, अब हम किसी को भी उधार देते हैं तो बस ऐसे ही नहीं दे देते कि लो भैया पैसा चाहिए ना, ये लो 10,000 रुपये ले लो। वी मेक फ्यू टर्म्स एंड कंडीशंस कि अच्छा कितने टाइम के बाद तुम मुझे पैसा वापस करोगे, अच्छा 10,000 के बदले में मुझे क्या इंटरेस्ट मिलेगा, मेरा क्या फायदा होगा अगर मैं तुम्हें 10,000 रुपये इंटरेस्ट 10,000 रुपये देता हूँ उधार के लिए साल भर के लिए, तो मुझे तुम रिटर्न में क्या दोगे। सो वी फिक्स्ड सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस, दोज आर नोन एज terms of credit। Every loan agreement specifies an interest rate
which the borrower must pay to the lender along with the repayment of principal. तो जब भी कोई लोन एग्रीमेंट होता है दो लोगों के बीच में, तो वहां पे क्लियरली स्पेसिफाई किया जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि मैं जो तुम्हें प्रिंसिपल अमाउंट दे रहा हूँ वो तुम मुझे कब चुकाओगे, किस टाइम पीरियड में चुकाओगे, वो प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ क्या इंटरेस्ट अमाउंट भी चुकाओगे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज very specific and made clear when an agreement of exchange is made. Such type of credit situation आता है. In addition, lender may demand collateral against loan. इसके अलावा lender क्या मांग सकता है? collateral, जो मैं बात कर रहा था आपसे collateral के बारे में, सो उसका explanation अब आया. जैसे मैं आपको 5 लाख रुपया दे रहा हूँ, क्या गारंटी है कि तुम 5 लाख रुपए मुझे वापस चुका दोगे? अगर नहीं चुकाए तो क्या होगा? मैं वो लॉस बेयर नहीं कर सकता हूँ, तो उसके बदले में आई कैन आस्क फॉर अ कोलैटरल. अच्छा ऐसा करो कि 5 लाख रुपए के बदले में यू गिव मी योर ज्वेलरीज, तुम्हारे पास जितनी ज्वेलरीज है वो मेरे पास गिरवी रख दो, छोड़ दो. जब तुम मुझे 5 लाख रुपया अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट पे कर दोगे तो ये सारे गहने वापस ले लेना. तो बैंक्स भी यही करती है, वो जब भी किसी को लोन देगी तो दे विल स्पेसिफाई द पीरियड, they'll specify the rate of interest and they will also ask for the collateral. अच्छा आपको ये हाँ इंडस्ट्री सेट करना है तो इसके जमीन का कागज जो है वो मेरे पास रहेगा. जब आप लोन मुझे रीपे कर दोगे तो मैं आपको जमीन का कागज वापस दे दूंगा. इन केस यू फेल टू पे और रीपे माय लोन अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट, मैं उस जमीन को फिर फ्री हूँ किसी और को बेचने के लिए, ताकि एटलीस्ट मेरा लॉस मिनिमाइज हो जाए. Collateral is an asset that the borrower owns, such as land, building, vehicle, livestock, deposit with banks, and uses this as a guarantee to a lender until the loan is repaid. Interest rate, collateral, and documentation requirement, and the mode of repayment together comprise the terms of credit. तो कोलैटरल क्या हो गया? ये एक ऐसा एसेट है जो कि बॉरोवर के पास है, जिसको लोन लेना है उसके पास कुछ फिक्स्ड एसेट है. वो किसी भी टर्म्स में हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, लैंड हो सकता है, गाड़ी हो सकता है, लाइफ स्टॉक्स हो सकते हैं, या बैंक्स में उसने कुछ फिक्स्ड डिपॉजिट्स कर रखा है, वो हो सकता है. वो बैंक या क्रेडिटर उससे ले लेगा ताकि उसके पास ये एश्योरिटी रहे कि उसे उसका अमाउंट वापस मिलेगा. इन केस उसे वो अमाउंट नहीं मिला तो ही इज फ्री टू यूज this property as per his own discretion. तो जब भी टर्म्स ऑफ क्रेडिट मेंशन होगा तो वहां पे इंटरेस्ट रेट, कोलैटरल और डॉक्यूमेंटेशन का जितना भी प्रोसेस है वो सब क्लियरली मेंशन किया जाता है, एंड दैट इज नोन एज टर्म्स ऑफ क्रेडिट. The terms of credit vary subsequently from one credit arrangement to another. They may vary depending on the nature of the lender and borrower. तो ये जो टर्म्स ऑफ क्रेडिट है ये अलग अलग होता है डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट सिचुएशन. वो इसमें भी डिपेंड करता है कि लेंडर कौन है और बॉरोवर कौन है. अलग अलग बैंक्स अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं. कोई ज़्यादा कोलैटरल मांग सकता है, कोई कम कोलैटरल मांग सकता है. कोई ये देखेगा कि अरे ये बहुत अच्छा इंसान है, ये पहले भी लोन लिया था, इसने मुझे अपना टाइमली पेमेंट कर दिया था, सो आई मे आस्क फॉर अ लेसर कोलैटरल और आई मे इवन नॉट आस्क फॉर कोलैटरल. So the terms and conditions may vary from person to person, from situation to situation. Formal sector credit in India. अब फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर जो एक सिस्टम हमारे कंट्री में बना हुआ है वो कैसा है, उसके क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस वो हम समझेंगे. The Reserve Bank of India supervises the functioning of formal sources of loan. तो हमारे कंट्री में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो रेगुलेट करता है सभी फॉर्मल सेक्टर्स को जो कि लोन प्रोवाइड कर रहे हैं. कहने का मतलब हो गया जितने भी बैंक्स हैं जो लोन देते हैं किसी को भी, या कोई भी कंपनीज या ऐसा कोई भी फंड्स हो गए जो किसी को लोन प्रोवाइड करते हैं, क्रेडिट सिचुएशन प्रोवाइड करते हैं, तो उनको रेगुलेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है. वो उनको सुपरवाइज करते हैं, वो उनको गाइडलाइंस देते हैं. फॉर इंस्टेंस, banks maintain a minimum cash balance out of the deposits they receive. तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक्स के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रखे हैं, कुछ नॉर्म्स बना रखा है ताकि प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़े आगे.
इसी तरह का एक इंस्टेंस या एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। यहाँ पे ये है कि अगर बैंक को 50,000 करोड़ रुपीस बैंक में है, तो गवर्नमेंट ने रूल बना दिया है कि इसका 20% आप अपने पास डिपॉजिट्स के जैसे रखेंगे। ठीक है, ये एक लिमिट बना दिया है कि 20% आप डिपॉजिट के जैसे रखोगे एंड इट इज ओनली 80% दैट कैन बी यूज्ड फॉर लोन एक्टिविटीज। इसमें भी बना दिया है गवर्नमेंट ने कि इस 80% में से कितना कितना परसेंट, 10% विल गो टू एग्रीकल्चर, 20% will go to education, 60% will go to industries। तो इस तरीके से इन्होंने इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन बना रखा है। ठीक है, और ये नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट करते रहता है, मॉनिटर करते रहता है कि वेदर दिस इज बीइंग फॉलोड और नॉट। ऐसा क्यों नॉर्म्स बनाना जरूरी है? क्योंकि अगर बैंक सारा का सारा पैसा लोन एक्टिविटीज में दे देगा और कल बीइंग अ डिपॉजिटर मैं बैंक के पास जानता हूँ कि भैया मुझे 5,000 रुपया चाहिए, तो बैंक ने तो सारा पैसा लोन में दे दिया, तो मुझे कैसे पैसा वापस मिलेगा, मेरा खुद का पैसा कैसे वापस मिलेगा। सो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बैंक्स ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बना रखा है फॉर फॉर्मल सेक्टर के लिए जो लोन्स प्रोवाइड करते हैं। The RBI sees that the bank gave loans not just to profit-making businesses and traders, but also to small cultivators, small-scale industries, to small borrowers, etc. अभी मैंने आपको समझाया कि RBI ने ये भी जस्टिफाई कर दिया है या क्लैरिफाई कर दिया है कि लोन्स किस किस को जाना चाहिए। आप लोन सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट-मेकिंग इंडस्ट्रीज को या कंपनीज को नहीं देंगे। You need to take care of small borrowers also. छोटे मोटे खेती करने वाले लोगों का भी आपको ध्यान देना होगा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को भी आपको सपोर्ट करना होगा ताकि वो ग्रो कर सके। Banks have to submit a periodic report to RBI on how much money they are lending to whom and at what interest rate, etc. तो इन चीजों को रेगुलेट करने के लिए, इन चीजों को मॉनिटर करने के लिए RBI ने एक और रूल बना रखा है कि जितने भी बैंक्स हैं उनको अपना रिपोर्ट, पीरियोडिक रिपोर्ट RBI को सबमिट करना होगा, डिपॉजिट करना होगा कि वो किस किस को लोन दे रहे हैं, कितना अमाउंट लोन दे रहे हैं और क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, ताकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसको मॉनिटर कर सके और सभी का डेवलपमेंट हो सके, वो इंश्योर कर सके कि हर जरूरतमंद आदमी को लोन मिल पाए। इनफॉर्मल सेक्टर, there is no organization which supervise the credit activities of lenders in the informal sector. इनफॉर्मल सेक्टर में कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है जो कि गाइडलाइंस बनाएगा या सुपरवाइज करेगा कि किस टर्म्स एंड कंडीशंस में किसी को लोन्स देना है। दे चार्ज अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट एज कंपेयर टू फॉर्मल सेक्टर। तो जितने भी इनफॉर्मल सेक्टर्स हैं वो क्या करते हैं, वो ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं एज कंपेयर टू फॉर्मल सेक्टर्स लाइक बैंक्स। In some cases of high rate of interest of borrowing, the amount to be repaid is greater than the income of the borrower. कई केसेस में तो ऐसा भी होता है कि वो जो पैसा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं वो बॉरोवर के इनकम से भी ज्यादा है, फिर भी क्योंकि लोग पढ़े लिखे नहीं हैं या उनको उतनी समझ नहीं है और वो आसानी से पैसा लेना चाहते हैं, तो वो इस तरह के इनफॉर्मल सेक्टर्स, मनी लेंडर्स, जमींदार के पास जाते हैं और फंस जाते हैं। To avoid these activities, banks and cooperative societies need to lend more. Cheap and affordable credit is crucial for the development of the country. तो इस तरह का एक्टिविटीज नहीं हो, मासूम लोगों का, पढ़े लिखे लोग जो नहीं है उनका गलत एडवांटेज नहीं ले लो, इसलिए ये जरूरी है कि फॉर्मल सेक्टर्स आसान और सस्ता लोन हर इंसान को प्रोवाइड कर सके ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उस नेशन का हो सके। बिकॉज फॉर द ग्रोथ ऑफ नेशन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सभी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो। सिर्फ कुछ लोगों का डेवलपमेंट होगा तो कभी भी नेशन ओवरऑल ग्रो नहीं कर पाएगा। अब ये क्रेडिट सिचुएशंस को हम लोग देखते हैं। पुअर हाउस होल्ड वाले लोग कहां से लोन ले रहे हैं? पर्पल जो दिखा रहा है दैट शोज फॉर्मल सेक्टर, ब्लू जो दिखा रहा है वो इनफॉर्मल सेक्टर है। तो गरीब लोग जो हैं वो 85% लोन अपना कहां से ले रहे हैं? इनफॉर्मल सेक्टर से।
ऐसे हाउस होल्ड जिनके पास एसेट्स नहीं है जो कि वो कोलैटरल के जैसे दे सके, बैंक्स को डिपॉजिट कर सके या कोई डॉक्यूमेंट दे सके, वैसा जिनके पास नहीं है वो भी इनफॉर्मल सेक्टर पे ज़्यादा डिपेंडेंट है। जो अच्छे फैमिलीज हैं, वेल ऑफ फैमिलीज हैं, वो फॉर्मल सेक्टर के पास जा रहे हैं और जितने भी रिच हाउस होल्ड है वो मैक्सिमम फॉर्मल सेक्टर के पास जा रहे हैं। तो ऑलरेडी ये रिच है एंड वेल टू डू ऑफ फैमिली से है और उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम रीपे करना पड़ रहा है और आसानी से लोन भी मिल रहा है। और यहाँ पे ये ऑलरेडी पुअर है और यहाँ पे उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज़्यादा पे करना पड़ रहा है और जहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस भी क्लियरली मेंशन नहीं है। From the graph we can conclude the following. The formal sector still meets only about half of the total credit needs of the rural people. तो गांव में देखा जाए तो अभी भी बैंकिंग स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से डेवलप नहीं किया है। लोग अभी भी बैंक जाने में वहाँ के डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस से घबराते हैं, डरते हैं। Formal sector loans need to expand. It is also necessary that everyone receives these loans. तो अब ये बहुत ज़रूरी है कि ये जितने भी बैंकिंग सेक्टर है ये सिर्फ शहर में नहीं गांव-गांव तक फैले ताकि वहाँ के लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके, आसान लोन मिल सके, एक आसान सिस्टम और बन सके। सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर द पुअर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड अगर रूरल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को देखें तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी। In recent years, people have tried out some newer ways of providing loans to the poor. The idea is to organize rural poor, in particularly women, into small self-help groups and pool their savings. अब धीरे-धीरे कुछ नए इनोवेटिव मेथड्स भी आ रहे हैं जिससे कि आसानी से लोगों को लोन दिया जा सके, गरीब लोगों को लोन दिया जा सके। तो इस तरह के ग्रुप्स सेल्फ हेल्प ग्रुप इनको हम लोग बोलते हैं, ये एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन हो गया जिसके सारे मेंबर्स, खासकर लेडीज होती हैं इस सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में, ये क्या करती हैं, इनका जो भी सेविंग्स होता है वो अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप में सबमिट कर देती है, जमा कर देती है और जब जिसको पैसे की जरूरत होती है तो वो डिपॉजिटेड अमाउंट से वो ग्रुप अपने लोगों को पैसा देता है। यहाँ पे ये आसानी है कि सभी लोग एक दूसरे को अच्छे तरीके से जानते हैं, पहचानते हैं, उनकी ज़रूरतों को भी समझते हैं, तो वो लोन उसी बेसिस पे उनको देते हैं। और क्योंकि डिपॉजिटर्स भी ये खुद ही हैं और इनको जब पैसे की जरूरत है तो आसानी से ये पैसा उन्हें इन सेल्फ हेल्प ग्रुप से मिल भी जाता है। A typical self-help group has 15 to 20 members, usually belonging to one neighborhood, who meet and save regularly. तो इस तरह के ग्रुप में जनरली 15 से 20 लोग होते हैं जो कि रोजाना मिलते जुलते हैं, एक साथ बैठते हैं, रहते हैं, आसपास के लोग ही हैं जो एक दूसरे को समझते हैं और अपना जमा रेगुलरली करते हैं। Saving per member varies from ₹25 to ₹100 or more depending on the ability of the people to save. तो यहाँ पे लोग हर दिन 25 से 100 रुपया जो उनका बचता है दिन भर में वो उसको सेव करते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर एबिलिटी, अपने काम के अनुसार, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से वो अपना पैसा यहाँ हर दिन रोजाना जमा करते हैं। Members can take small loans from the group itself to meet their needs. The group charge interest on these loans, but this is still less than what the money lenders charges. तो जब जिसको भी पैसे की जरूरत होती है वो अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप से she or he being the member of that group can ask for a small credit or for a small loan, जिसके बदले में उसको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, मगर ये जो इंटरेस्ट होता है ये काफी कम होता है as compared to the interest charged by the money lenders or zamindars. After a year or two, if the group is regular in saving, it becomes eligible for any loan from the bank. जब ये ग्रुप साल 2 साल लगातार काम कर पाती है और पैसा रेगुलरली जमा कर पाती है तब they become eligible for asking for loans from the bank. Loan is sanctioned in the name of the group and is meant to create self-employment opportunities for the members. अब इस ग्रुप के सभी मेंबर्स को अगर लोन चाहिए तो वो बैंक से अप्लाई कर सकते हैं और जो भी लोन इशू होगा या सैंक्शन होगा वो उस ग्रुप के नाम पे सैंक्शन होगा, ना कि किसी इंडिविजुअल के नाम पे इशू होगा। और इस लोन से
वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं, अपने सभी मेंबर्स के लिए काम जनरेट कर सकते हैं ताकि वो और डेवलप और ग्रो कर सकें। Example, small loans are provided to the members for releasing mortgaged land, for meeting working capital needs, that is for buying seeds, fertilizers, raw materials like bamboo and cloth, for housing materials, for acquiring assets like sewing machine, hand looms, cattle, etc. अब ये जो छोटा छोटा लोन इनको मिलता है वो क्या चीज के लिए मिलता है? अपनी जमीन छुड़वाने के लिए उनको पैसा ले सकते हैं, वो अपना कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, बीज खरीदने के लिए, फर्टिलाइजर्स खरीदने के लिए, रॉ मटेरियल्स खरीदने के लिए वो पैसा ले सकते हैं, कुछ अपने घर की ज़रूरतों को पूरा खरीदने के लिए खरीद सकते हैं, ले सकते हैं, स्विंग मशीन, सिलने की मशीन को खरीदने के लिए, हैंड लूम्स के लिए, कैटल्स खरीदने के लिए वो लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। The self-help group help borrowers overcome the problem of lack of collateral. इस ग्रुप का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि उनके पास किसी भी तरह का कोलैटरल नहीं भी है तो भी वो लोन उनको मिल जाएगा, क्योंकि जनरली जब भी आप बैंक में जाओगे तो बैंक विल आस्क फॉर एन एश्योरेंस ऑफ फॉर अ कोलैटरल। तो ये जो कोलैटरल का प्रॉब्लम है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप में एलिमिनेट हो जाता है। दे कैन गेट timely loans for a variety of purposes and at a reasonable interest rate. Moreover, self-help groups are the building blocks of organization of the rural poor. इनको बहुत समय के साथ उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन आसानी से मिल जाता है और जिसके वजह से ये अपना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर सकते हैं। Not only does it help women to become financially self-reliant, the regular meeting of the group provides a platform to discuss and act on a variety of social issues such as health, nutrition, domestic violence, etc. इस ग्रुप का काम सिर्फ और सिर्फ पैसा लेना या देना नहीं है। जब 10 लोग 15 लोग रोज मिलते हैं, उठते बैठते हैं तो वो सोशल इश्यूज को से रिलेटेड मैटर्स को भी डिस्कस करते हैं और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। होम वायलेंस हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया या खाने पीने से रिलेटेड या हेल्थ से रिलेटेड कोई भी मैटर होता है तो वो सेल्फ हेल्प ग्रुप में डिस्कस करते हैं और उसको उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी वहीं किया जाता है। ये एक तरह का एजुकेशनल प्लेटफॉर्म भी हो गया, यहाँ पे लोग अपने अपने ग्रुप को एजुकेट कर पाते हैं, एक दूसरे को सिखा पाते हैं, समझा पाते हैं और अवेयर कर पाते हैं। So this is the end of the chapter. इन क्वेश्चंस का आपको प्रिपेयर करना है। थैंक यू।